गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे डिकार्बोक्सिलेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। एक टॉपिक रह गया था हीट अरे हाइपर कंजुगेशन इन बेंजीन कि बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपर कंजुगेशन गेशन इन बेंजीन कि बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है और इसकी रिएक्टिविटी भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, साइट रिएक्टिविटी। अब देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जांपल कोई बेंजीन अरे ग्रुप है। अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, टॉल्वेन बोलते हैं जनरली इसको। तो क्या क्राइटेरिया था हाइपर कंजुगेशन का? यही क्राइटेरिया था ना कि डबल बॉन्ड से जो एडजेसेंट कार्बन हो वो क्या हो, sp3 हो। ये कार्बन sp3 तो है, और जो sp3 पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होने का पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कैसे कैसे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा CH H और H। इसको ओपन करके लिख दिया हूँ। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा अपना। ऐसे ही होगा ना। तो कुछ ऐसा बनाएगा ये कि एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ डबल बॉन्ड बना CH2। क्या निकला है, H+ निकला है यहाँ से एक। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कुछ आया। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर मूव करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और H+ है ये। ओके, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज है, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड को इधर करेगा। तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड CH2H+। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। एक तो देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरा पैरा, फिर ऑर्थो। तो इसके केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई ऑन ऑर्थो पैरा इज मोर एज कंपेयर टू मेटा। किसके कारण, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से ही आगे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ है। अगर हाइपर कंजुगेशन स्टार्टिंग में नहीं होता तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होता, नहीं होता था, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। टू हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि क्या इसके रिएक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है एल्काइल ग्रुप लगाने पे। सपोज दैट, एक क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा कोई यहाँ पे क्या है, कोई एक ए है, कोई बी कंपाउंड है, कोई सी कंपाउंड है, कोई डी कंपाउंड है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा ऑर्डर ऑफ अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर पाएंगे तो किस पे ज़्यादा होगा, ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा, डी पे होगा। तो मुझे कुछ ऐसा इसमें भी एल्काइल ग्रुप लगा, सब में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि
अल्फा हाइड्रोजन किसके केस में कितना है, इसका ये है एडजेसेंट कार्बन, तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका एडजेसेंट कार्बन ये वाला है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2 से बॉन्ड बनाया हुआ, तो कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। यहाँ देख रहे हैं कि एडजेसेंट कार्बन ये वाला है, तो 1 2 3 से ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कितना होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसके केस में देख रहे हैं कि जो एडजेसेंट कार्बन है, sp3 तो है लेकिन कितने बॉन्ड बना चुके हैं ये ऑलरेडी कार्बन, 1 2 3 4 ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो ऑर्थो पैरा किसी भी पोजीशन पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिव क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नाम है, हाइपर कंजुगेशन के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन दे रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन दे रहा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन दे रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहा है ऑर्थो के पोजिशन पे और पैरा पे, इसके केस में भी होगा, इसके केस में भी होगा, क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके केस में भी होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, तो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन करेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, क्या ऑर्डर होगा, तो जहाँ जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ए पे ज़्यादा होगा, देन बी, देन सी, देन डी, देन डी। ओके, ये ऑर्डर हो गया किसका, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक का। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर स्टेबिलिटी का वो भी देख लेते हैं कुछ, कि कार्बोकैटायन दिया रहता है तो उसका स्टेबिलिटी देख लेते हैं। पहले जाइलिन की बात करते हैं, इसमें भी स्टेबल पूछ लेता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चर। सपोज दैट क्या है, जाइलिन का मतलब 2 एल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो इस पोजीशन पे एक एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, ऑर्थो पे लगा सकते हैं, सॉरी ये बेंजीन है। एक कहाँ लगा सकते हैं, एक मेटा पे लगा सकते हैं, एक कहाँ लगा सकते हैं, पैरा पे लगा सकते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो जाइलिन का है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो मुझे पता है कि जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसे किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। एक तो ऑर्थो पे करता है, ऑर्थो पे आएगा, एंड देन पैरा पे करेगा, ठीक। ये भी तो एल्काइल ग्रुप है, ये भी तो हाइपर कंजुगेशन करेगा, इसके वजह से भी तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा ऑर्थो पैरा पे। तो इसका ऑर्थो क्या है, ये ऑर्थो है इसका, ये इसका ऑर्थो है, ये इसका पैरा है। ओके, अब सेकेंड केस में देख रहे हैं इसका, इस एल्काइल ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन कौन सा है, ये है, ये है। पैरा कौन सा है, ये है। इस एल्काइल ग्रुप से भी तो ये हाइपर कंजुगेशन करेगा तो क्रिएट करेगा ऑर्थो एंड पैरा, तो इसका ऑर्थो भी यही है, पैरा भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब इसके केस में देख रहे हैं, इसका ऑर्थो ये है, पैरा क्या है, ये है। इसका ऑर्थो क्या है, ये है, और पैरा क्या है, ये है। तो मैं बताई थी स्टार्टिंग के लेक्चर में ही, हमें बताई हूँ कि जहाँ भी सिमिलर चार्ज पास में आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, स्टेबिलिटी गेन नहीं करता है, वो क्या अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सिमिलर चार्ज है, फर्स्ट के केस में भी और सी के केस में भी, हम ए के केस में भी और सी के केस में भी हम देख रहे हैं क्या कि सिमिलर चार्ज बहुत करीब है, जितना ज़्यादा करीब है उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा कंपाउंड को। तो मुझे इतना पता चल रहा है कि बी जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए एंड सी। अब ए एंड सी में देखेंगे, ये एल्काइल ग्रुप है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, क्या करेगा, ये दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये भी तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ए ज़्यादा अनस्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी सॉरी सी। तो ये ऑर्डर होगा बी ए सी, किसका, स्टेबिलिटी ऑफ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सपोज दैट एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे कोई टर्शरी सेकंड टर्शरी एल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे कोई CH2 पॉजिटिव है, कोई अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, सी के केस में क्या लगाया, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लगा दिया NH2 को ग्रुप लगा दिया। अब हम सारे का रेजोनेटिंग फॉर्म तो बना के नहीं देखेंगे, मुझे इतना पता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट होगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे क्रिएट होगा, एक पैरा पोजीशन पे क्रिएट होगा, हर के केस में ये होगा, ऑर्थो पे क्रिएट होगा, पैरा पे क्रिएट होगा, ऑर्थो पे क्रिएट होगा, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ऑर्थो पे क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज पैरा पे। तो ये आप लोग रेजोनेटिंग फॉर्म बना के देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होगी तो मैं फिर कमेंट करिएगा, फिर मैं बता दूंगी। ओके, तो देखते हैं कि अगर इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या ऑर्थो पे आएगा, तो ऑर्थो से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जो जिससे हम कोई रेजोनेंस में जो मेरिक इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे लगे, तो कोई सब में सिमिलर ही है। लेकिन हम पैरा में देख रहे हैं कि सब पे अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके एडजेसेंट में कार्बन पे क्या है, 1 2 3 से बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या लग रहा है हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज को दे, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में इसके रखेगा। ये कौन सा इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, ये पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। कौन सा मेजोमेरिक इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। ओके, यहाँ देख रहे हैं इसके एडजेसेंट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में रखेगा, तो यहाँ भी कौन सा लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट। और कौन सा इफेक्ट है मेजोमेरिक इफेक्ट में, प्लस एम इफेक्ट है। ये चीज़ बता चुके हैं कौन सा प्लस एम इफेक्ट होता है, कहाँ किसको मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, कौन सा माइनस इफेक्ट होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। तो एक क्या है कि सारे को मिला के एक क्वेश्चन बना हुआ है ताकि दिक्कत ना हो। तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन, तो मुझे पता है कि जहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट लग जाता है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कराता है कंपाउंड को एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है ये दोनों, तो मुझे इतना पता चल गया कि ABCD लिख लेते हैं, ABCD, कि जो बी और सी अरे बी और डी है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है एज कम्पेयर टू ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। तो अब इन दोनों में ज़्यादा कौन स्टेबल है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन इजिली अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकता है। ऑक्सीजन अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देना चाहता है, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे फॉर एग्जांपल डी है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, ये उतना आसानी से नहीं देगा, तो डी ज़्यादा स्टेबल होगा, देन बी होगा। अब ए और सी में हम क्या देखेंगे कि किस पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, जो अल्फा हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन करेगा, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन करेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो बी के बाद सी देन ए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर नेट या IIT जेब में अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, या उसमें कोई MUDU का या फिर जामिया एंट्रेंस का तैयारी कर रहा है तो वहाँ भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इसके एप्लीकेशन क्या है, ये बताई थी मैं शायद इसका एप्लीकेशन क्या है, आज इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट,
क्या बताए थे कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इससे क्या मिलता है मुझे, एक तो एरोमेटिसिटी का पता चलता है, दूसरा एसिड बेस केमिस्ट्री का पता चलता है, एसिड बेस केमिस्ट्री का पता चलता है। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिसिटी जो है वो गेमिंग जो है वो गेम ऑफ पी ऑर्बिटल्स का है, हैविंग रेजोनेंस। ठीक है, कि जो एरोमेटिसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं कि जहाँ पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, वहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसी का गेम है, पूरा इसी का गेम है एरोमेटिसिटी में, कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारे का खेल क्या है, पी ऑर्बिटल का ही खेल है। ओके, तो हम क्या कहते हैं, किसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, देखते हैं इसको। सपोज दैट कोई रेजोनेटिंग साइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड है, कोई रेजोनेटिंग एसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम जब साइक्लिक में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो, स्माइल करें। एक समझने का तरीका है, स्माइल करें, खुश हो जाए। जब रेजोनेटिंग एसाइक्लिक से साइक्लिक में कन्वर्ट हो तो स्माइल करे, खुश हो जाए। तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, तभी तो खुश होगा। अनस्टेबल कंपाउंड खुश थोड़ी होता है, स्टेबिलिटी को गेन करेगा। इसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। जहाँ पे ऐसा केस होता है, जहाँ पे ऐसा होता है कि कोई रेजोनेटिंग एसाइक्लिक कंपाउंड है, उसको साइक्लिक में कन्वर्ट कर दिया तो खुश और खुश हो गया, खुश हो गया इसका मतलब क्यों, स्टेबिलिटी गेन कर लिया, स्टेबिलिटी गेन कर लिया, उसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सपोज दैट कोई क्या है, रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग एसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर इसको हम साइक्लिक में कन्वर्ट करें, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्या हो गया, एंग्री हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, और मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया, कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबिलिटी गेन कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, दोनों केस में क्या होता है कि जब ए साइक्लिक ज़्यादा स्टेबल हो साइक्लिक से, तो इसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं होना चाह रहा है, वो एसाइक्लिक में ही वो रहना चाह रहा है, वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन कोई साइक्लिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है एसाइक्लिक के फॉर्म में, एसाइक्लिक के फॉर्म से ज़्यादा साइक्लिक के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया एरोमेटिसिटी का। ठीक है, एक आता है हकल रूल। अब हकल रूल क्या होता है, वो एरोमेटिसिटी के लिए होता है कि वो बताता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी में हकल्स रूल के बारे में। हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। तो इसका कुछ रूल है, पहला क्या है कि अ कंपाउंड पाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या इसका है क्राइटेरिया है
कि a compound must be planar, must be planar। थर्ड क्या है कि involve a conjugation of 4n plus 2 pi electron। n का संख्या क्या आना चाहिए? 0, 1, 2, 3 etc। अब हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी। ये क्या इंडेक्स है? किसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हम इंडेक्स देख लेते हैं। देखते हैं क्या इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी। देख लेते हैं एरोमेटिक का क्या क्राइटेरिया है। ये मैं जनरल वे में बता रही हूँ, और जैसे क्वेश्चन करने लगेंगे आप तो फिर आपको फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद होने लगता है क्वेश्चन। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक किसको बोलते हैं, और फिर एंटी एरोमेटिक का क्या क्राइटेरिया है। एंटी एरोमेटिक, ओके। तीनों में क्या है, तीनों साइक्लिक होना चाहिए। तीनों क्या होगा, साइक्लिक होना चाहिए। ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, ये भी साइक्लिक होना चाहिए। हकल रूल के ये क्या होना चाहिए, प्ले, और दूसरा क्या अभी पढ़े हैं हम कि प्लेनर होना चाहिए। इसके केस में नॉन प्लेनर होता है ये क्या होता है, ये भी प्लेनर होता है, ओके। ये क्या फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ये फॉलो करता है 4n को भी फॉलो करता है, 4n प्लस, सॉरी एक सेकेंड, ये फॉलो करते 4n प्लस एक सेकेंड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ये सिर्फ 4n को फॉलो करते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। इसमें n का क्या हो सकता है, इसमें 0, 1, 2, 3 आ सकता है। ये क्या हो सकता है, n 1, 2, 3, 4। इसको पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि जहाँ भी नॉन प्लेनर देख लिया, कोई साइक्लिक कंपाउंड है नॉन प्लेनर है, तो वो ना तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ना एरोमेटिक हो सकता है। वो क्या होगा, सिर्फ नॉन एरोमेटिक होगा। उसमें आपको काउंट करने का जरूरत ही नहीं है 4n और 4n+2। बट कहीं पे साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, n = फिर तो आपको लगाना पड़ेगा 4n+2 एंड 4n इलेक्ट्रॉन को। ये ज़रूरत नहीं पड़ता है, वैसे आसानी से हो जाता है। लेकिन एक है कि हाँ, जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल दिया है, आपको दिक्कत हो रहा है करने में, तो आप ऐसे कर ले 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग और 4n पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, ओके। यहाँ क्या होना चाहिए, sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑल एटम, ऑल एटमर, ओके। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि sp2 हो, sp3 भी होगा यहाँ पे, क्योंकि sp3 होगा तभी तो नॉन प्लेनर होगा, ओके। अब हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड which are more stable, which are more stable
as compared to as compare pair to non-aromatic and non-aromatic as a as well as a cyclic compound. A cyclic compound कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो नॉन एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो या एसाइक्लिक। एंटी एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्यों होता है वो बताएंगे। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो नॉन एरोमेटिक हो, एसाइक्लिक कंपाउंड ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब हमको इसको स्टार्ट करना है कि कैसे कैसे कंपाउंड को फॉलो अप करना है, एक एक चीज हम बताएंगे। सपोज दैट ऐसा कुछ है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा कंपाउंड है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया बनता है। ठीक, तो ये हमको दिख रहा है कि सारे जो जितने भी कंपाउंड है sp2 है, sp2 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 सारे क्या है, ये भी sp2 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 है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारे sp2 हैं, प्लेनर है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं ये sp2 है, बट ये क्या है, sp3 है। तो हमको पता था कि एंटी एरोमेटिक में और एरोमेटिक में सारे वो है sp2 होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन दिख रहा है। इसके केस में देख रहे हैं कि साइक्लिक कंपाउंड ने साइक्लिक नहीं है, तो ये क्या है, ए साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसको देखना है कि एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। देखना है 4n+2 को फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं 4n+2, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो 4n = 6 - 2, तो 4n = कितना हो जाएगा, 4। तो n = कितना हो जाएगा, 4/4 = 1 आ रहा है। मतलब ये फॉलो तो कर रहा है, 4n को नहीं, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा कुछ। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, सारे एरोमेटिक कंपाउंड को देखेंगे, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, किसको एरोमेटिक बोलते हैं, कौन सा। यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल के बारे में हम स्टार्टिंग में बात किए थे, जो ये था, एक सेकेंड ऊपर याद नीचे आता है कि क्या प्योर पी ऑर्बिटल का होना जरूरी है, कि क्या गेमिंग है प्योर पी ऑर्बिटल का किसको प्योर पी ऑर्बिटल बोलते हैं, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। कहाँ प्योर 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 ऑर्बिटल नहीं होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। प्योर प्योर ऑर्बिटल के बारे में तो शायद प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया है कि किसको प्योर प्योर ऑर्बिटल बोलते हैं, कौन सा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, कौन सा रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो फिर से एक बार बता दूंगी थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट करें। एरोमेटिसिटी में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा पहचान करने में, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था, थोड़ा सा लिखवाती हूँ ताकि दिक्कत ना हो किसी को, अगर लिखना भी हो तो लिख ले। बाकी क्वेश्चन में आपको 4n+2 को काउंट नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप बस देखते ही बता देंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। थैंक यू सो मच।